गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। कश्मीर में एलओसी से नहीं हुई साल 2025 में कोई भी आतंकी घुसपैठ, बीएसएफ के कश्मीर आईजी का दावा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स जम्मू कश्मीर में कर रहे अग्रीमेंट की वायलेशन, नहीं मिल रही स्थानीय लोगों को प्रोजेक्ट में नौकरी। जेकेसीए ने आईपीएल ऑक्शन के लिए 8 क्रिकेटर्स को किया शॉर्ट लिस्ट। 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी ऑक्शन। एनआईए की अनंतनाग के जंगल इलाके में रेड, दिल्ली हमले की जांच से जुड़ी थी ये रेड। एलजी मनोज सिन्हा ने आज कठुआ के फ्लड विक्टिम्स के लिए भी फ्लैट्स की घोषणा की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर जम्मू में की बैठक। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 15 दिसंबर को करेगी जम्मू में चक्का जाम, अभी सरकार से भी हो सकती है बात। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। आज बीएसएफ कश्मीर के आईजी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में 2025 में एलओसी से कोई भी आतंकी घुसपैठी नहीं हुई है। तो दीपक जी, कहीं ना कहीं जो पहलगाम अटैक हुआ है वो भी तो 2025 में हुआ है, मतलब कि उस समय के जो आतंकी हैं वो पहले से भारत में थे। क्योंकि आकांक्षा, मैं पूरी खबर इलेबोरेट करके अपने व्यूअर्स को बताऊं इससे पहले मैं इस बात पे बता देना चाहता हूं कि आखिर ईयर एंडर एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। कुछ दिन पहले जम्मू में भी बीएसएफ के जो जम्मू रेंज के आईजी थे उन्होंने की थी, और अब कश्मीर रेंज के जो बीएसएफ के आईजी हैं अशोक यादव, उन्होंने बीएसएफ में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मगर हम उस खबर को पूरा इलेबोरेट करके बताएंगे, इसीलिए हमने उस खबर को आज डिटेल में बताया। हर बड़ी बात यह है कि हमारा इस शो ही स्पेशली इसलिए है बियॉन्ड द हेडलाइंस की उन खबरों की बात करते हैं तह तक जाकर जो केवल सुर्खियों में आपके सामने आई थी। तो बीएसएफ के जो कश्मीर रेंज के आईजी हैं अशोक यादव, उन्होंने दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि साल 2025 में अभी तक इस बार लाइन ऑफ कंट्रोल से कश्मीर में कोई भी आतंकी घुसपैठ नहीं हुई, यानी कि कोई भी टेररिस्ट कश्मीर में नहीं घुसा। अब बड़ा सवाल यह है क्योंकि शुरू में जब एनआईए ने पहलगाम हमला जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ, जब उसकी जांच शुरू की तो ये पाया था कि जो तीनों आतंकी थे उसमें शामिल थे वो तीनों पाकिस्तानी थे और वो घुसपैठ करके आए थे। मगर जैसे वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी थी, फिर ये पता चला, ये सामने आया कि वो 2023 से यानी कि 2 साल से भारत में घुसपैठ कर चुके थे और उनका हैंडलर जो पाकिस्तान में बैठ के उनको निर्देश दे रहा था। तो सारी प्लानिंग जो है पाकिस्तान में हुई, मगर एग्जीक्यूट उसको कश्मीर में बैठ के ही किया गया। ये बात इसी बात से साबित हो जाती है कि वाकई में वो पहले से आए थे, क्योंकि बीएसएफ ने ये दावा कर दिया है कि इस साल कोई आतंकी घुसपैठ नहीं हुई है। इसके साथ साथ बीएसएफ के आईजी ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि इस साल 8 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए, यानी कि 8 टेररिस्ट को घुसपैठ करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारा गया। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो आर्मी के पास होती है डायरेक्टली, मगर आर्मी के साथ साथ बीएसएफ भी वहां डिप्लॉय होती है। पूरी तरह से तो नहीं, मगर बीएसएफ कई चौकियों पे बीएसएफ रहती है। और बीएसएफ के आईजी ने ये बात साफ तौर पे बताई। उन्होंने कहा कि आर्मी के साथ मिलकर ये सारे जो ऑपरेशंस हुए उसमें 8 टेररिस्ट इस साल न्यूट्रलाइज किए गए। 5 टेररिस्ट ऐसे थे जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, अलर्टनेस के कारण उनको वापस जाना पड़ा, उनको वापस धकेला गया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 100 से लेकर 120 टेररिस्ट अभी भी घुसपैठ करने को पाकिस्तान में तैयार हैं, यानी कि लॉन्चिंग पैड्स में बैठे हुए हैं, जिससे एक बात का सबूत साफ तौर पे मिलता है कि पाकिस्तान अभी सुधरा नहीं है। और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी जो गुट है वो लगातार कोशिश अभी भी ये कर रहे हैं कि घुसपैठ करवा के भारत में कोई गड़बड़ी फैलाई है जी या बड़ा हमला किया जाए। इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है अशोक यादव ने। उन्होंने कहा कि 69 यानी कि 69 एक्टिव लॉन्चिंग पैड्स अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी ओर मौजूद है। और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल की वो बात कर रहे थे, लाइन ऑफ कंट्रोल करीबन 332 किलोमीटर लंबी है, जिसमें बीएसएफ और सेना साथ में जो है उसकी अलर्टनेस करते हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएफ का जो जी यूनिट होता है, जो इंटेलिजेंस यूनिट होता है, वो इन सारी चीजों पे क्लोज वॉच रखे हुए है और बीएसएफ सेना के साथ मिलकर पूरी तरह से अलर्ट है। और आगे भी ऐसी ही उम्मीद है कि कोई भी
सफल इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठ नहीं की जाए, नहीं हो पाएगी। तो एक बात साफ हो गई कि साल 2025 में दरअसल कोई घुसपैठ नहीं हुई, और जिस तरह से एनआईए जांच कर रही थी वो बात साफ हुई कि हमने जुलाई 2025 में जिन 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ऑपरेशन महादेव में श्रीनगर में मार गिराया था वो पहलगाम हमले में शामिल थे, और 2023 से घुसपैठ करके भारत में घुसे हुए। जी जी अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनसीएमपी है सज्जाद किचलू, उन्होंने राज्यसभा में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स जम्मू कश्मीर में अग्रीमेंट्स के साथ वायलेशन कर रहे हैं। तो दीपक जी, इसके चलते वहां के स्थानीय लोगों को नौकरियां भी नहीं मिल पा रही हैं। जी, एक बड़ा सवाल उठाया उन्होंने इसकी कार्य प्रणाली पर, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनके डेवलपर्स पर, और खास तौर पे आकांक्षा हम अपने व्यूअर्स के लिए बता दें जानकारी डिटेल में कि इस समय किश्तवाड़ इलाके में 4 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो चल रहे हैं जो प्राइवेट कंपनीज के पास हैं। और सज्जाद किचलू जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी है राज्यसभा में, आज दोपहर बाद राज्यसभा में जीरो आवर में बोलते हुए उन्होंने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काफी सारे एमपीज ने बयान दिया। तो सज्जाद किचलू ने भी अपने एरिया की बात की, जम्मू कश्मीर की बात की, मगर उन्होंने एक बड़ा सवालिया निशान लगाया कार्य प्रणाली पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स जो जेएंडके में काम कर रहे हैं, जो कंपनीज है, वो पूरी तरह से वायलेशन कर रही हैं उन एग्रीमेंट्स का, जो एग्रीमेंट्स उनके साथ साइन किए गए थे, और टर्म्स के हिसाब से उनको लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी होती है, कम से कम तो 10% उसमें रहनी ही चाहिए। मगर ये प्रोजेक्ट्स अवॉइड कर रहे हैं इन रूल्स को, और इसके ऊपर एक कड़ा संज्ञान सरकार को लेना होगा। खैर, जीरो आवर में सभी एमपीज ने जो अपनी अपनी बात रखी, उसके बाद ये सरकार के पास जाती है डिटेल्स, और उसके बाद सारी बात होती है। मगर एक बड़ा सवाल है, और इसके ऊपर पहले भी मांग होती रही है, और लोकल लोग हमेशा से मांग करते रहे हैं कि डोडा या किश्तवाड़ उन इलाकों में या रामबन में कि जो भी पावर प्रोजेक्ट्स आए, कम से कम लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, चाहे फिर वो फ्रेशर इंजीनियर्स हो, चाहे वो लेबर क्लास हो। तो ये एक बड़ा सवाल था जो आज उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर रखा, और अब इस पे देखना है कि सरकार क्या जवाब देती। जी बिल्कुल। अब अगली खबर खेल जगत से है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने आईपीएल ऑक्शंस के लिए 8 क्रिकेटर्स को शॉर्टलिस्ट किया है, और 16 दिसंबर को अबू धाबी में उसका ऑक्शन होगा। तो दीपक जी, कौन से हैं वो 8 खिलाड़ी, क्या है उनके नाम, हमारे व्यूअर्स को डिटेल में बताइए। देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर में लगातार क्रिकेट का टैलेंट बढ़ता जा रहा है। पहले हमने देखा कि यहाँ से अब्दुल समद हो, या उमरान मलिक हो, या फिर युद्धवीर सिंह चाड़क हो, ये सभी लोग जो है आईपीएल खेल चुके हैं, और इस बार भी आईपीएल में चुने जाएंगे। अब नए इस बार 8 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट जेकेसीए ने कर दिया है, और इन शॉर्टलिस्ट किए गए प्लेयर्स को उस 350 प्लेयरों में ऐड किया जाएगा, जिनकी ऑक्शन होगी 16 दिसंबर को अबू धाबी में। और हमेशा आईपीएल एक बड़ा फेस्टिवल ओकेजन रहता है इंडिया में। आईपीएल हालांकि होता तो अप्रैल मार्च से लेकर मई तक है, मगर इसकी ऑक्शन दिसंबर में होती है। और जब ऑक्शन होती है, सभी लोगों की नजर होती है, चाहे फिर वो स्पॉन्सर कंपनीज हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे वो क्रिकेट फैंस हो, उनकी नजर रहती है। तो इस बार जम्मू कश्मीर से जिन्हें चुना जा सकता है आईपीएल की टीमों में, उन लड़कों के नाम है जो सिलेक्ट हो चुके हैं शॉर्टलिस्ट अभी तक। आकिब नबी है, नजीर मुजफ्फर है, आतिफ मुश्ताक है, वसीम खांडे है, विवरांत शर्मा है, आबिद मुश्ताक है, कामरान इकबाल है, और अश्विन मुर्गन है। ये 8 खिलाड़ी हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने शॉर्टलिस्ट कर दिया है। इनके नाम भेज दिए गए हैं आईपीएल मैनेजमेंट को, और आईपीएल की टीम्स अब इनमें से कितनों को मौका देती है, कहां मौका मिलता है, और कितने में ये हमारे खिलाड़ी बिकते हैं। ये एक नए टैलेंट को लाने के लिए फिर ज्यादा एक एनर्जी रहेगी, क्योंकि जब ज्यादा खिलाड़ी खेल रहे होते हैं एक रीजन से, तो फिर वहां पर ज्यादा टैलेंट भी निखर के आता है। हर कोई उम्मीद करता है जो टैलेंटेड है कि अगली बार मुझे मौका मिलेगा। तो अच्छी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से, और बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर से ही हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मिथुन मनास भी आते हैं, तो उनके आने के बाद यहाँ पर टैलेंट को निखारने में काफी काम अच्छा शुरू किया गया है। जी आकांक्षा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि है अनंतनाग से। अनंतनाग के जंगली इलाकों में आज एनआईए की रेड पड़ी है। तो दीपक जी, क्या दिल्ली हमले से जुड़ी थी ये रेड? बिल्कुल आकांक्षा, ये दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ था उसको लेकर लगातार आज समझ लीजिए कल 1 महीना हो जाएगा दिल्ली ब्लास्ट हुए। 10 नवंबर को हुआ था, कल 10 दिसंबर है। मगर एनआईए ने जो मुख्य आरोपियों को तो पकड़ा है, मगर उसके साथ बहुत सारे तार जुड़े हुए हैं। और आज की जो रेड है ये माना जा रहा था कि कोई जंगली इलाके में की गई है, तो खास तौर पे शायद एनआईए के पास कुछ ऐसे इनपुट्स थे कि कुछ असला बारूद जो है कहीं पर छुपाकर किसी टेररिस्ट आउटफिट ने रखा हुआ है। जैसे फरीदाबाद से काफी सारा
जो डेटोनेटर्स मिले थे, बाकी चीजें मिली थी, तो शायद हो सकता है सुबह रेड शुरू हुई थी, शाम को रेड खत्म हो चुकी है। अभी तक ये जी जानकारी नहीं है कि वहां मिला क्या है, मगर आज एनआईए ने अनंतनाग जो जिला है उसके जंगली इलाके में कहीं पर रेड की है जी। और 2-3 लोकेशंस थी जहां रेड हुई है और हम्म उसमें से कुछ मटेरियल मिला है नहीं, ये अभी साफ नहीं किया है, हम्म मगर हाँ रेड्स हुई है और इसका रीजन जो सामने आ रहा था, दिल्ली ब्लास्ट के ही लिंक्स इसमें शामिल थे। जी। अब बात करते हैं कठुआ के जो फ्लड विक्टिम्स थे, आज उनके लिए भी एलजी मनोज सिन्हा ने फ्लैट्स बनाने की घोषणा की है और आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर जम्मू में एक बैठक भी की है। तो दीपक जी, पहले हम बात कर लेते हैं फ्लड विक्टिम्स को मिलने वाले घरों को लेकर। तो कितने घर फाइनलाइज हुए हैं कठुआ के लिए और सांबा के लिए? देखिए आकांक्षा, बेसिकली ये दोनों हमारे जम्मू कश्मीर के मुखिया, जी चीफ मिनिस्टर हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, आज दोनों जी। ने जो है लोगों के साथ जुड़ी हुई चीजों को लेकर जो है एक फाउंडेशन स्टोन रखा है, एक बैठकें हुई हैं। तो पहले एलजी साहब की बात करते हैं। जी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आज पहले कठुआ में थे, उसके बाद फिर सांबा गए और कठुआ में 344 फ्लैट्स बनेंगे और ये जी सभी फ्लैट्स जो है उन फ्लड विक्टिम्स के लिए बनेंगे और क्लाउड बर्स्ट अफेक्टेड पीपल के लिए, जो खास तौर पे हमने देखा था जसरोटा विधानसभा क्षेत्र हो या बिलावर विधानसभा क्षेत्र जी हो जी। या कठुआ हो, वहां पर लोगों का बहुत नुकसान इस बार हुआ था। और जैसे जम्मू में कल उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और फ्लड विक्टिम्स के लिए फ्लैट गए, खैर ऑपरेशन सिंदूर से तो कोई नुकसान कठुआ में नहीं हुआ था लोगों का, मगर फ्लड और डिजास्टर से जो हुआ था तो जी उनके लिए फ्लैट्स 344 बनाए जाएंगे कठुआ में और 105 फ्लैट्स बनेंगे सांबा में। तो जी ये फाउंडेशन स्टोन दोनों आज एक ही दिन में रखे हैं एलजी साहब ने जी और ये वही एक प्रोजेक्ट है जो एनएचआरडी का प्रोजेक्ट है और जिसमें केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी और इसको जी बनाकर तैयार करके लोगों को फिर हैंड जी ओवर किए जाएंगे, तो एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब की। तो मुख्यमंत्री आज जम्मू में थे, सेक्रेटरीट में उन्होंने मीटिंग की है। एक स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, SASCI। तो इसके तहत केंद्र सरकार फंड्स देती है किसी भी स्टेट को या किसी भी यूटी को और उसको लेकर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे और खास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि मैंने आज ये रिव्यू किया है इस प्रोजेक्ट को और ये ऑनगोइंग एफर्ट्स हैं टू ब्यूटीफाई श्रीनगर एंड जम्मू सिटीज। तो ये दोनों हमारी जो कैपिटल सिटीज हैं इनको ब्यूटीफाई करने के लिए, ताकि टूरिज्म यहाँ बढ़े, लोग बाहर से अगर आए तो उनके लिए अच्छे यहाँ प्रोजेक्ट्स हों, लोकल लोगों को भी फायदा हो। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने सेक्रेटरीट में इसकी बैठक की है और ये क्या प्रोजेक्ट रहेंगे इसका बहुत जल्दी ब्लूप्रिंट जो है वो जारी भी किया जाएगा। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 15 दिसंबर को वो जम्मू में चक्का जाम करेंगे। तो दीपक जी, उस बीच उनकी सरकार से बात भी हो सकती है, तो आपको लगता है कि वो डिसीजन आगे चेंज भी हो सकता है? बिल्कुल आकांक्षा, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी एसोसिएशंस जो हैं बंद की कॉल देती हैं और बीच में एक टाइम स्लॉट दे देती हैं गवर्नमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट हमारी मांगों को मानती है तो फिर हम उसको टाल भी सकते हैं, टाला भी जा सकता है। देखिए, कभी भी जब स्ट्राइक होती है, बंद होता है, तो ये सिर्फ अपनी डिमांड्स के लिए होता है, मगर एक इसका दूसरा एक पहलू ये रहता है कि लोगों का बहुत नुकसान होता है। एक आम आदमी जो रोज अपनी दिनचर्या करता है, दिन भर कमाकर परिवार को खिलाना होता है, उसका बेहद नुकसान होता है। और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आज ये घोषणा की है, अभी 5 दिन इसके बीच में है, 6 दिन, और सरकार के साथ जो बातचीत हो सकती है, हमारे पास जो इनपुट्स हैं, हमारे कुछ सोर्सेज जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, उनसे जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि शायद अभी शुक्रवार को या शनिवार तक एक आधी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है ट्रांसपोर्ट यूनियन के कोई अलग यूनियन में, क्योंकि काफी सारी यूनियन होती हैं। हालांकि घोषणा जो है ऑल जे.एंड.के के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कर दी है, मगर शायद सरकार के साथ बातचीत हो, कोशिश की जाएगी ये बंद को टाला जाए। मगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि उनकी बहुत देर से डिमांड्स जो थी वो गवर्नमेंट के पास लंबित पड़ी हुई थी और आखिरकार जब भी बंद का या फिर प्रोटेस्ट का या फिर आंदोलन का रास्ता होता है, ये आखिरी रास्ता होता है, लास्ट ऑप्शन। उससे पहले ऑप्शन बातचीत के होते हैं और अगर बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकल जाए या निकाला जाए तो वो हमेशा बेहतर रहता है, स्टेट के लिए भी, एसोसिएशंस के लिए भी और आम नागरिकों के लिए भी। तो हो सकता है बीच में जो हमारे पास इनपुट्स है कि बातचीत होगी और शायद कुछ एसोसिएशंस इसमें कोशिश करेंगी कि इस बंद को टाला जाए। नहीं होगा तो फिर मंडे को उन्होंने स्ट्राइक की कॉल तो दे ही दी जी। तो ये थी अब तक की खबरें और अब थॉट ऑफ द डे। आपकी सोच आपका भविष्य बनाती है, तो इसीलिए सकारात्मक सोचें और उद्देश्यपूर्ण कदम उठाएं। ये था आज का थॉट और आज का बीटीएच। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।